Hello everyone, welcome back to Subject Venture. B.Ed थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर को अगर हम देखें तो ये पेपर हमारा दो भागों में बटा है। पहला काम इसमें निर्देशन के बारे में जानकारी है और जबकि दूसरा पार्ट इसका परामर्श है। निर्देशन के बारे में हम कुछ चर्चा कर चुके हैं। आज हम परामर्श काउंसलिंग पर बात करेंगे। काउंसलिंग क्या है और कैसे इसको किया जाता है, इस पर हम काउंसलिंग की परिभाषा, उसके तत्व और काउंसलिंग में किस तरीके से काउंसलिंग को कंप्लीट किया जाना चाहिए उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। निश्चित तौर पर आपको आज के बाद गाइडेंस और परामर्श यानी काउंसलिंग में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो परामर्श क्या है? तो परामर्श सबसे पहली चीज है कि एक प्राचीन शब्द है। पुराने समय में आपने देखा होगा कि जो वेदों की संस्कृति थी, वेदों की स्थितियां थी, तो वहां पर जो राजा हुआ करता था, वेदों की जो संस्कृति थी वहां पर राजा हुआ करता था और जो राजा होता था, राजा को परामर्श के लिए हमेशा एक मंत्री की आवश्यकता होती थी और इसके साथ साथ उसके पास जो सभा और समिति होती थी, सभा और समिति, ये दोनों की दोनों जो चीजें थी, ये दोनों की दोनों परामर्शदात्री संस्था थी, ये परामर्श देने वाली संस्था थी। तो परामर्श होता क्या है? परामर्श के बारे में अगर आप समझें और इसे निर्देशन से हम अलग करने की बात करें तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ और मैं यहाँ से बीच में से एक लाइन खींच देता हूँ और इंक चेंज करके मैं एक तरफ आपको निर्देशन बताने की कोशिश करता हूँ कि निर्देशन क्या चीज है और दूसरी तरफ हम परामर्श के बारे में जानेंगे। इस तरफ अब हम परामर्श के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा निर्देशन है, निर्देशन क्या चीज है, मैं थोड़ा इंक पतली कर देता हूं। तो जो परामर्श निर्देशन है हमारा, निर्देशन की बात क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की आवश्यकता, क्षमता, योग्यता को ध्यान में रख करके उसे उसके द्वारा सर्वोत्तम को पाने के लिए सलाह देता है, तो वो निर्देशन है। और वहीं पर परामर्श क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय या समस्या पर किसी व्यक्ति की राय या जानकारी मांगता है या चाहता है, तो इसे हम परामर्श कहते हैं। और इस तरीके से जो परामर्श है, परामर्श निर्देशन का एक सहायक भाग है, यानी निर्देशन करने वाला व्यक्ति परामर्श देगा ही देगा। निर्देशन में परामर्श सम्मिलित है। तो इस तरीके से निर्देशन एक अंग है किसका? एक प्रक्रिया का, जिसे हम परामर्श का नाम दे सकते हैं। परामर्श सतत है, ये बात बहुत अच्छे से आप समझ लें। परामर्श एक सतत प्रक्रिया है, परामर्श लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस तरीके से हम अब आगे देखते हैं। तो परामर्श के पीछे की चीजों पे जब हम ध्यान देते हैं तो परामर्श में क्या है कि हमारा परामर्श जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। किस तरीके से परामर्श एक कला है और किस तरीके से विज्ञान है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर परामर्श में, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, कि अगर परामर्श में विषय निष्ठता पर ध्यान दिया जाए कि किस विषय पर बात हो रही है, तो परामर्श वैज्ञानिक हो जाता है, यह विज्ञान होगा। और अगर परामर्श किसी व्यक्ति को सेंटर में रखकर किया जाए तो वो कला हो जाए। यानी जब विषय को ध्यान में रखकर परामर्श देंगे तो वो कला विज्ञान होगा, और अगर व्यक्ति को ध्यान में रखकर देंगे तो वो कला हो जाएगा। और परामर्श उतना ही प्राचीन है जितना कि हमारा समाज। यानी जब से इंसान समाज में आया है
तब से उसे परामर्श की आवश्यकता पड़ती रही है। यानी व्यक्ति को अपने जीवन में परामर्श की आवश्यकता होती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में हमेशा परामर्श की आवश्यकता रही है और व्यक्ति के जीवन के हर चरण में दैनिक जीवन में परामर्श की आवश्यकता होती है और मनुष्य सदैव परामर्श की आवश्यकता को महसूस करता रहा है। अब क्या हुआ है पीछे समाज में? समाज और परिवार के स्वरूप में परिवर्तन के साथ साथ परामर्श के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। जैसे शिक्षक और विद्यार्थियों को परामर्श देते हैं, पारिवारिक स्तर पर माता पिता बच्चों को परामर्श देते हैं और शिक्षक विद्यार्थियों को परामर्श देते हैं। तो ये पारिवारिक स्तर है, समाज का स्तर है। अब परामर्श के अर्थ को हम देख लेते हैं। तो परामर्श का अगर अर्थ देखें तो परामर्श हमारा काउंसलिंग, लैटिन शब्द परामर्श अंग्रेजी के काउंसलिंग से बना हुआ है और काउंसलिंग शब्द जो है ये कॉन्सिलियम से लिया गया है और कॉन्सिलियम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है सलाह लेना या परामर्श लेना, यानी किसी की राय लेना आपका परामर्श के अंतर्गत आता है। अब इस तरीके से परामर्श एक विशेष प्रकार का व्यक्तिगत संचार है जिसमें भावनाएं, विचार और दृष्टिकोण प्रकट होते हैं। इस तरीके से परामर्श एक प्रत्यक्ष उपचार की विधि है, किसी व्यक्ति को मनोसामाजिक समस्याओं को स्पष्ट करने, उसके निदान और उपचार की दिशा में प्रयास करने का एक माध्यम है। यानी एक व्यक्ति की कोई समस्या हो सकती है, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसके पास जाने से पहले आपके पास समस्या है। कोई व्यक्ति राजी खुशी में या पार्टी करने डॉक्टर के पास नहीं जाता, आप समस्या में होते हैं और उस समस्या का समाधान क्या होगा, कैसे मिलेगा, इस विषय पर डॉक्टर आपको जो राय देता है वो परामर्श है। इस तरीके से परामर्श एक सीखने की प्रक्रिया है। परामर्शदाता को परामर्शदाता कहा जाता है, यानी परामर्श देने वाले को परामर्शदाता कहते हैं और जिसे परामर्श की आवश्यकता होती है उसे परामर्श प्रार्थी कहा जाता है। तो परामर्श प्रार्थी और परामर्शदाता आपको समझ में आ गया होगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, परामर्श के लिए आवश्यक है कि परामर्शदाता एक अच्छा संचारक हो, यानी अच्छा कम्युनिकेटर हो, अपनी बात को आसानी से कह सकने वाला हो। अब परामर्श की परिभाषा को हम अगले तो परामर्श को और स्पष्ट करने के लिए हम परामर्श की कुछ परिभाषाओं का उल्लेख कर सकते हैं और इन परिभाषाओं के तौर पर आप देख सकते हैं कि परामर्श को कुछ विद्वानों ने किस तरीके से उल्लेख किया है। तो परामर्श एक अंतःक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में घटित होती है। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि एक हमारा ए है और दूसरा व्यक्ति हमारा बी है, तो जिसे परामर्शदाता या सेवार्थी कहा जाता है। तो परामर्शदाता और सेवार्थी, तो इसमें सेवार्थी कौन है? सेवार्थी होगा जो परामर्श प्रार्थी है और परामर्शदाता कौन है? जो परामर्श दे रहा है, यानी जिसके पास हम परामर्श लेने के लिए जा रहे हैं। यह एक व्यवसायिक स्थापन में घटित होती है। सेवार्थी के व्यवहार में परिवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए यह प्रारंभ की जाती है और बनाई रखी जाती है। यानी जो सेवार्थी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, इसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा और इसको परामर्शदाता वॉच करेगा, देखेगा कि कितना सुधार हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं रूथ और स्ट्रॉन्ग ने इसको कैसे डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि परामर्श प्रक्रिया समस्या को समाधान करने का सम्मिलित प्रयास है। बहुत छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पैक्ट परिभाषा इन्होंने दे दी। इन्होंने कहा यह सम्मिलित प्रयास है, यानी ए और बी दोनों मिलकर के कोई एक परामर्श का काम कर रहे हैं और उसमें बी ए के अकॉर्डिंग काम कर रहा है और इस तरीके से दोनों मिलकर के किसी समस्या को समाधान में ले जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं। आगे परामर्श को हमारे जोन्स ने इस तरीके से डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है कि परामर्श निर्देशन की एक तकनीकी है, यानी यह निर्देशन का एक मेथड है जो व्यक्ति को संतोषजनक और सफल जीवन जीने के लिए खुद को, उसकी योग्यताओं और विशेषताओं को पहचानने, अपने पर्यावरण, अवसरों और आशाओं को समझने में सहायता प्रदान करती है। यानी कोई व्यक्ति अपना सर्वोत्तम जीवन कैसे जिएगा इस विषय पर उसको राय देना, उसको जानकारी देना परामर्श कहलाता है। पेरे एफजे के अनुसार परामर्श परामर्शदाता और परामर्शदाता के बीच, यानी परामर्श परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के बीच होना चाहिए। यहां पर गलत प्रिंट हो गया है। प्रार्थी के बीच एक अंतःक्रिया प्रक्रिया है जिसमें परामर्श लेने वाला सहायता चाहता है और परामर्शदाता ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित होता है। यानी एक ट्रेंड व्यक्ति ही आपको राय दे सकता है। बात कही गई है कि खाली कुएं से पास न पानी की रख नहीं, दिल ही में कुछ नहीं है तो क्या लब पे आएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास यही चीज निर्देशन में भी है कि जो आप गुरु बना रहे हैं, जिससे आप सीख ले रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहा है, आप ये तो जान लें कि उसकी क्वालिटी क्या है, वो आपको इस लायक है कि नहीं कि वो गाइड कर सकता है कि नहीं। इसलिए शिक्षित और प्रशिक्षित होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्यथा आपका परामर्श लेना बेकार हो जाएगा। अब बात करते हैं परामर्श के उद्देश्यों की। तो परामर्श के उद्देश्यों को यहां पर मैंने डिफाइन कर रखा है, आप जरा देख लें। बहुत शॉर्ट और क्रिप्स मैंने यहां पर आपके लिए परामर्श की चीजें डिस्कस कर रखी हैं। परामर्श के उद्देश्यों में पहला है समायोजन में सहायता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप ध्यान दे लीजिएगा। यहां पर समायोजन में सहायता। समायोजन क्या होता है?
देखिए, ए एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है बी। मान लेते हैं ए हस्बैंड है और बी वाइफ है। अब ऐसे में ये अपनी ओनरशिप चाहता है और ये अपनी फ्रीडम चाहती है। यानी पत्नी को लगता है कि उसकी स्वतंत्रता बाधित हो गई है और पति को लगता है कि उसे उतने राइट नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में दोनों के बीच में तनाव हो जाएगा। इस तनाव को अगर सही ढंग से सॉल्व ना किया गया तो ये परिवार टूट जाएगा। और इस परिवार को टूटने से बचाने के लिए बी को और ए को दोनों को मनोवैज्ञानिक की जरूरत होगी, जो इनकी बातों को समझ करके इनके हिसाब से इनको समझाए कि आपका कहाँ भला है और कहाँ बुरा है। और इस तरीके से आपस में एक दूसरे के बीच में समायोजन करने की प्रक्रिया परामर्श है। व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना। अब यहां पर यह बात समझ लीजिए, अभी यहां पर जैसे मैंने एक परिवार की बात करी, ऐसे ही कोई व्यक्ति हो सकता है जिसकी व्यक्तिगत समस्या हो सकता है उसे नींद नहीं आ रही है, हो सकता है कि उसे अपने धन की चिंता सता रही है, हो सकता है कि उसे अपनी उन्नति की बात करनी है। तो ऐसे व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं का भी परामर्श देना जरूरी है। नेक्स्ट है हताशा के कारण होने वाले तनाव को कम करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। देखिए, अगर बात ये आती है कि कोई व्यक्ति हार गया है, कोई व्यक्ति परेशान है, और अगर आप उसको तनाव से बचा पाते हैं, फ्रस्ट्रेशन से बचा पाते हैं, तो इसका मतलब आप उसे टूटने से बचा रहे हैं। अक्सर सफलता न मिलने के कारण या यथोचित सफलता न मिलने के कारण, जितनी हमें उम्मीद होती है उतना न मिलने के कारण अगर किसी व्यक्ति को कोई बात होती है तो ऐसे में वो व्यक्ति परेशान हो जाता है और उसे तनाव हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को तनाव है, तनाव किसके कारण आएगा? असफलता के कारण तनाव आएगा। और असफलता के कारण तनाव आ जाने की परिस्थिति में व्यक्ति आत्महत्या के लिए भी सोचता है। ऐसे में आप उसको इस बात के लिए मनाइए। आप अगर अच्छे परामर्शदाता हैं तो उस व्यक्ति से दोबारा लड़ने के लिए, दोबारा क्षमता के साथ संघर्ष करने के लिए उसे प्रेरित करेंगे और आप उसे एक अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं। समस्याओं के हल करने के लिए, आवश्यक कौशलों में सुधार करने के लिए परामर्श की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य आत्मज्ञान बढ़ाता है ताकि छात्र अपने बारे में पूरी जानकारी जान सके। मैं यहाँ पर एक मानस से एक चौपाई है जिसका शुद्ध वाक्य है का चुप साधी रहा बलवाना। अगर आप थोड़ा सा रामायण के बारे में जानते हो तो वहां आपको पता है कि बहुत विशाल सा समुद्र था और उस समुद्र को जो हनुमान थे वो चुपचाप यहां पर खड़े थे और इधर थी हमारी लंका। अब ऐसे में लंका जाने के लिए कौन जाए? ऐसे में जामवंत ने हनुमान को उनके बल की याद दिलाई और उनसे कहा कि आप शांत बैठे हैं। का चुप साधी रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। राम काज लग तब अवतारा, सुनत भयउ पर्वत आकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपन गिरिन कर राजा। इतनी ज्यादा ताकत, इतनी ज्यादा असीम शक्ति, अपने आप को नहीं पहचान रहा था। कौन? हमारे हनुमान जी। और ऐसी स्थितियां अगर हमारे बच्चों के साथ हों, आपको पता है कि हाथी अगर अपने शरीर को देख ले तो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसे अपनी ताकत का एहसास ही नहीं होता कि उसके पास कितनी ताकत है। इसी कारण हाथी शायद चुपचाप से एक छोटी सी जंजीर से बंधा रहता है। तो बच्चों को या लोगों को अपने आप के बारे में ज्ञान कराना भी परामर्श का उद्देश्य है। अगले स्लाइड में देख लेते हैं, छात्रों को संस्थानों और पाठ्यक्रमों के चयन में मदद करना। क्या करना है आपको, आप क्या करें, इस बात का डिसीजन उसकी योग्यता के अनुसार आप ही तो कर पाएंगे, क्योंकि आपको अनुभव है। अध्ययन के तरीकों के चुनाव में सहायता करना, ये सारी की सारी चीजें परामर्शदाता की हैं और परामर्श का महत्व है। अब आगे हम बात करते हैं परामर्श के तत्व कौन कौन से हैं। तो परामर्श के तत्वों में 5 तत्व विलियम कोटाल ने बताए हैं। इनमें से प्रत्येक परामर्श साक्षात्कार निर्मित होता है। अगर हमें सूचना नहीं मिलती, हमें यही नहीं पता है कि समस्या क्या है, हमें यही नहीं पता कि व्यक्ति कौन है, हमें यही नहीं पता कि उसकी योग्यता क्या है, तो क्या आप कोई परामर्श दे पाएंगे? आप डॉक्टर को यह ना बताइए प्रॉब्लम क्या है, क्या डॉक्टर आपको दवाई दे देगा क्या? जब तक डॉक्टर आपको देख नहीं लेगा, डायग्नोस नहीं कर लेगा, तब तक वो दवाई नहीं देता ना। तो परामर्श बिना साक्षात्कार के नहीं हो सकता। साक्षात्कार का मतलब सामने व्यक्ति के पास बैठ करके आपको अपनी बातों से बतानी है, और ये 2 व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध के लिए होता है। यानी आपका और उस व्यक्ति का जब तक आमना सामना नहीं होगा, किसी भी माध्यम से हो, फोन से हो सकता है, सूचना का आदान प्रदान होना आवश्यक है जिससे कि वो व्यक्ति आपके बारे में जान सके। प्रत्येक परामर्शदाता का कार्य पूरी जानकारी के साथ कार्य करता है, यानी परामर्शदाता अपना कार्य जानकारी के बाद ही कर पाएगा। परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के बीच चर्चा के कई माध्यम हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप आमने सामने बैठे हों, आप अपने लेटर में भी ये चीज लिख करके दे सकते हैं कि सर हमें ये समस्या है। आप फोन पर बात कर सकते हैं,
आप उसको मैसेज दे सकते हैं, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूचना जरूर जानी चाहिए। और परामर्शदाता की भावनाओं के अनुसार परामर्श की प्रकृति बदल जाती है। यानी परामर्शदाता की भावनाएं जो हैं, अगर वो आपसे बहुत प्रभावित हो गया, बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया या उसे दया आ गई, तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए अपना सर्वोत्तम निकाल के दे देगा। लेकिन कहीं कहीं पर यह भी चीज होती है कि हमको इससे क्या मतलब, हमें हमारी फीस मिल गई और हमें सुधार से मतलब नहीं है। अब बात करते हैं परामर्श के लक्ष्य की, कि परामर्श का लक्ष्य क्या है। तो परामर्श के लक्ष्य को थोड़ा सा देख लेते हैं। लक्ष्य का मतलब एम होता है, और एम्स परामर्श के क्या है, फाइनली व्यक्ति को अपनी सुविधा और समस्या का समाधान मिल जाए। तो परामर्शदाता मनोवैज्ञानिकों के उद्बोधन में मनोचिकित्सा को पर्यायवाची माना गया है। मन का चिकित्सा किया जाना, उसी को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और इसके तहत उपदेशक या मनोचिकित्सक, ये परामर्शदाता ही होता है, का कार्य केवल आवेदक के मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य बनाना है, उसको अपने आप में वेल टू डू कर देना है, खुद से वो बहुत अच्छा व्यक्ति हो जाए और अपने काम करने लगे, बस परामर्शदाता का काम हो गया। ऐसे में अपने किसी विचार या सुझाव का या दृष्टिकोण को उन पर थोपना लक्ष्य नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है, आपको अपनी एडवाइस देनी है, आपको डिसीजन नहीं लेना है। उद्बोधन के अंतर्गत उपदेशक ग्राहक को विशेष जीवन शैली या विचारधारा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आपको इस बात के लिए वो प्रेशर नहीं दे सकता कि आपको ऐसा ही करना है। और अगले उसमें है, परामर्श का लक्ष्य छात्र को स्वयं काम करने और अधिक परिपक्व होने की तरीके से चर्चा में मदद करना है। आप उसके कार्य खुद नहीं करेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी को अपनी क्षमताओं और संभावनाओं का ज्ञान रखने वाला और क्षमताओं का उपयोग करने वाला, सामाजिक विकास करने वाला भी माना गया है। और इस तरीके से सेवार्थी यानी परामर्श प्रार्थी स्वयं को महत्व को स्वीकार करने में मदद करता है। वास्तविक स्व को, वो कौन है, स्वयं को वो जान पाता है और इसको खत्म करने में मदद करता है। उसके ईगो उसका खत्म करने में मदद करता है और व्यक्तियों के बारे में सोचने में मदद कराना है। इसके आधार पर हम परामर्श के 3 उद्देश्य मान सकते हैं। पहला है आत्मज्ञान। तो देखिए, यहाँ पर परामर्श के लिए पुराने समय में शिक्षा का उद्देश्य ही ज्ञानार्जन हुआ करता था। अब बात यह आती है कि आप व्यक्ति को अपने आप का ज्ञान करा देना, आत्मज्ञान करा देना, स्वयं की शक्तियों का ज्ञान करा देना परामर्श का मुख्य उद्देश्य माना जाता है, कि आप अपनी शक्तियों को जान जाएं। ठीक है, और अगले उसमें देख लेते हैं। परामर्श का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के आत्ममूल्यांकन में सहायता करना है। व्यक्ति प्रबुद्ध होने पर अपने बारे में जानने, अपनी शक्तियों और क्षमताओं को पहचानने, संभावनाओं को पहचानने की आवश्यकता महसूस करता है। यानी कि उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, किसी व्यक्ति के आत्मज्ञान का मूल्यांकन और मूल्यांकन करने के लिए आत्मज्ञान की विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मार्गदर्शन के में साक्षात्कार आदि का प्रयोग किया जाता है। तो बिना मार्गदर्शन के परामर्श, साक्षात्कार आदि ये सब मिलते हैं और ये व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से अवगत कराने में मदद करते हैं। आत्मज्ञान ग्राहक को उसके वास्तविक आत्मज्ञान से परिचित कराने में सहायक होता है, जिसके द्वारा बोध की प्रक्रिया और सफलता का मूल्यांकन किया जाता है कि व्यक्ति कितना अपने बारे में जान चुका है। उसके बाद आत्मस्वीकृति है, स्वयं अपने बारे में स्वीकार करना कि आप क्या हैं। तो आत्मस्वीकृति का तात्पर्य उस व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व या छवि को स्वीकार करने में मदद करता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका अपने बारे में नजरिया नहीं सही होता, कोई निर्णय नहीं ले पाते, वो जान ही नहीं पाते कि उनके अंदर शक्ति कितनी है। और इस तरीके के लोगों के लिए परामर्शदाता बहुत आवश्यक है। ऐसे लोग जिस रूप में होते हैं उसी रूप में अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, उसी को अपना असली रूप मानने लगते हैं। लेकिन जहां एक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार किया जाना है, वहां उसकी पहचान बिल्कुल अलग हो जाती है। इसलिए स्वयं के वास्तविक मूल्यांकन के रूप में किसी व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुमोदन करना चाहिए, उसे मानना चाहिए। उपबोधन में यह कार्य उसकी सहायता कर सकता है। सामाजिक सामंजस्य बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में व्यक्ति एक रोल होता है। एक व्यक्ति ए होता है, इसका बी से रिलेशन होगा, सी से रिलेशन होगा, डी से रिलेशन होगा, ई से रिलेशन होगा, एफ से रिलेशन होगा और जी से रिलेशन होगा। अब जिनसे इनका रिलेशन है, इनके रिलेशन में अंतर होगा। कोई इसका भाई होगा, कोई इसकी बहन होगी, कोई इसकी माँ होगी, कोई इसका पिता होगा। तो ऐसे समय में सभी के साथ कैसे ये अपने रोल पूरा करेगा। इस तरीके से सामाजिक सामंजस्य, व्यक्ति के सामाजिक जीवन में सहायक होना भी बहुत महत्वपूर्ण अर्थ माना गया है। समाज के उचित समायोजन न कर पाने पर व्यक्ति अपने आप को विभिन्न समस्याओं को सामने पाता है या उसके सामने विभिन्न समस्याएं आ जाती हैं। सामाजिक जीवन और व्यवहार को समझने और सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार को करने के लिए व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत आत्मनिर्णय को, सीमाओं को छोड़ना पड़ेगा। यानी जो ईगो है, ईगो को हटाना पड़ेगा, तभी आपको अदर लोग दिखेंगे। अगर आप अहम की भावना रखेंगे तो आप दूसरे को कैसे देखेंगे। परमार्थ आप नहीं कर पाएंगे अगर आप स्वार्थ की तरफ चलेंगे। तो स्वार्थ को छोड़ करके ही परमार्थ किया जा सकता है। इस तरीके से सामाजिक सामंजस्य में, क्योंकि विरोधी हित होते हैं, हमें एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना होता है।
इसलिए ऐसा व्यक्ति तभी कर सकता है जबकि वह उदार, सहनशील और मिलनसार गुणों वाला हो, और इन सारे गुणों को उत्पन्न करने के लिए हमें परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। परामर्श व्यक्ति को संकीर्ण सोच से मुक्त करता है और उसके उद्बोधन व्यक्ति को सामाजिक जीवन में समायोजित करने में मददगार होता है। इस प्रकार से व्यक्ति को सामाजिक एकता प्राप्त करने में मदद करना इसका अंतिम उद्देश्य माना जाता है। फाइनली हम परामर्श को क्या माने, इसके लिए कंक्लूजन के तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं कि परामर्श एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। परामर्श एक प्रोसेस है। यह एक या अधिक सेवार्थी, जरूरी नहीं कि आपके पास एक ही व्यक्ति एक ही समय में हो, उपचारकर्ता के बीच पारस्परिक संबंधों की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को मनोसामाजिक समस्याओं, याद रखेंगे, मन की समस्या और मन से जुड़ा है हमारा समाज, दोनों की समस्याएं स्पष्ट कर उनके उपचार क्या करना है। अगर उसे पता होता क्या करना है तो वो आपसे परामर्श क्यों ले? वो नहीं जान रहा है ना। और निदान यानी उसके हल की दिशा में कैसे कदम बढ़ाया जाए, क्या काम किया जाए कि ये समस्या हल हो जाए, इस बात की मदद करने का काम परामर्श कहलाता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।